हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमनी जीएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर मैंने एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एजुकेटिव बेस्ड जीके की क्लासेस स्टार्ट की हैं। यहाँ पर हम 25 एमसीक्यूज करते हैं, 5 करंट अफेयर्स भी करते हैं और ये सारी चीज़ें ना हम बहुत डिटेल में करते हैं। आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो कि आपका सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। तो आज हम इसका क्लास 8 करेंगे। ये हमारा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2026 के एक्सक्लूसिव बैच का पार्ट है। क्लासेस आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी। इसका जो पीडीएफ है वो आपको बैच के ग्रुप में मिलता है। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और क्लास 8 से देख रहे हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से क्लास 1 से आप कंटिन्यू करिएगा, तब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ मिम इन द मिमकुट फेस्टिवल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिमकुट त्योहार में मिम के सांस्कृतिक महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यहाँ पर आपसे मिमकुट फेस्टिवल में जो मिम होता है इसका आपसे मीनिंग पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, द लास्ट हार्वेस्ट रिप्रेजेंटिंग सर्वाइवल एंड लव। अंतिम फसल जो अस्तित्व और प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है उसको मिम कहा जाता है। यहाँ पर कीवर्ड हो जाएगा लास्ट हार्वेस्ट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये मिमकुट कहाँ का फेस्टिवल है, ये कितने टाइप्स का होता है और क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ से हम मणिपुर के फेस्टिवल की बात करेंगे, क्योंकि मिमकुट फेस्टिवल जो है ये मणिपुर का फेस्टिवल है। मिमकुट से आपको याद रखना है कि ये मेज हार्वेस्ट का फेस्टिवल है जो कि डिपार्टेड सोल एंड एंसेस्टर्स को भी डेडिकेटेड होता है। अगस्त से सितंबर के टाइम पर इसको मनाया जाता है और इसको लास्ट हार्वेस्ट भी कंसीडर करते हैं। इसके अलावा चवांगकुट भी आपको देखने को मिलेगा जो कि मोस्ट पॉपुलर पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट के बाद इसको मनाया जाता है और जो गॉड होते हैं उनको थैंक्स किया जाता है। ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। पॉलकुट जो है ये स्ट्रॉ रीपिंग फेस्टिवल होता है। ये भी एंड ऑफ द हार्वेस्ट साइकिल पर मनाया जाता है। जब हार्वेस्ट का एंड होता है तो उस टाइम पे जो स्ट्रॉ होते हैं वो खेतों में पड़े रहते हैं, तो ये एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन को सिंबलाइज करते हैं। तो पॉलकुट, चवांगकुट और मिमकुट मणिपुर के फेस्टिवल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चापचर कूट आपसे पूछा जा सकता है। ये स्प्रिंग या फिर फेस्टिवल ऑफ फ्लावर होता है। विंटर के बाद जब यहाँ पर झूम ऑपरेशन किए जाते हैं, फार्मिंग के लिए खेतों को प्रिपेयर किया जाता है, तब इसको मनाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो जंगल को क्लियर करके खेती की जाती है तो इसको झूम ऑपरेशन कहते हैं। लुई नगाई नी फेस्टिवल ये फरवरी 15 को मनाया जाता है। यहाँ पर कीवर्ड है आपका सीड सोइंग, यानी कि ये बीज बोने का फेस्टिवल होता है और ये मणिपुर के सभी नागा ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। लुई नगाइनी ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर गान नगाई फेस्टिवल भी देखने को मिलेगा जो कि जलियांगरंग कम्युनिटी के द्वारा मनाते हैं और ये डेडिकेटेड होता है तिंगकाओ रगवांग गॉड को। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो तो इसके लिए आई एम सो सॉरी, सही वाला प्रोनाउंसिएशन आप बता सकते हैं। यहाँ पे ये जो गान नगाई फेस्टिवल होता है ये न्यू फायर मेकिंग का फेस्टिवल आप कह सकते हैं। यहाँ पे एक तरीके से नई चीज़ की शुरुआत मानी जाती है। डेड पर्सन को ऑनर किया जाता है और जिंजर सूप का रिचुअल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जलियांगरंग कम्युनिटी और जिस डिटी को ये डेडिकेटेड है। अगला यहाँ पे आता है यहाँ पर चुम्पा फेस्टिवल। ये तंगखुल नागा फेस्टिवल होता है जिसको हार्वेस्ट के बाद मनाते हैं। ये फेस्टिवल यूनिक होता है क्योंकि इसमें विमेन के द्वारा लीडिंग रोल प्ले किया जाता है, जो भी यहाँ पर रिचुअल होते हैं। तो ये चुम्पा फेस्टिवल भी यहीं पर सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे याओ शेंग फेस्टिवल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। याओ शेंग फेस्टिवल जो है ये मणिपुरी होली होता है। ये 5 डेज का फेस्टिवल है। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं, उसी वजह से इसको मेंशन किया गया है। इसको मेती कम्युनिटी के द्वारा मनाते हैं
और यहाँ पर थबल चोंगबा यानी कि डांसिंग बाय मूनलाइट फोक डांस आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला यहाँ पे आता है चरायोबा फेस्टिवल, जो कि मणिपुर का न्यू ईयर होता है। यहाँ पर मणिपुर के जो लोग होते हैं उनका मानना है कि इस दिन अगर चरायू चिंग हिल पर कोई चढ़ाई करता है तो इसका मतलब है कि वो लाइफ में भी प्रोग्रेस करेगा, ऊपर जाएगा। तो ये यहाँ पर न्यू ईयर होता है। निनगोल चौकोबा की बात करें तो ये एक सोशल फेस्टिवल है जहाँ पर मैरिड वुमेन जो होती हैं उनको अपने पेरेंटल होम पर फीस्ट यानी कि दावत के लिए इनवाइट किया जाता है। यहाँ से देखिए, जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि मिम का क्या मतलब होता है, उसी तरीके से पूछा जा सकता है कि निनगोल का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है जो मैरिड वुमेन हैं उनको निनगोल कहते हैं और उनको जो फीस्ट के लिए इनवाइट किया जाता है उसको चकोबा कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक और फेस्टिवल है मणिपुर का जिसको हम मेरी मेकिंग ऑफ गॉड्स कहते हैं, और वो फेस्टिवल है लाई हरोबा। लाई हरोबा में जो मेती कम्युनिटी है ये अपने ट्रेडिशनल डिटीज को ऑनर करते हैं और ये जो है उमंग लाई यानी कि फॉरेस्ट डिटी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है। बहुत सारे हैंड जेस्चर्स यहाँ पर बनाए जाते हैं जिससे कि दिखाया जाता है कि कैसे कैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बने हैं, कैसे कैसे ये यूनिवर्स बना है। तो ये इसका यूनिक फीचर हो जाएगा, यहाँ पर क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को दिखाते हैं। इसके अलावा ये आप ध्यान रखिएगा, इसको मेरी मेकिंग ऑफ गॉड्स कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है हिकरू हिडोंगवा फेस्टिवल। ये एक बोट रेसिंग फेस्टिवल होता है, सितंबर में यहाँ पर मनाया जाता है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है। कांग फेस्टिवल की बात करें तो ये मणिपुर का रथ यात्रा फेस्टिवल होता है, जो कि पुरी जो कि जगन्नाथ में रथ यात्रा होता है उसी के सिमिलर होता है। यहाँ पर लॉर्ड जगन्नाथ का जो चैरियट है उसको ले जाया जाता है और ये 10 डे का फेस्टिवल है। इसके अलावा मणिपुर का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनके द्वारा शिरू लिली फेस्टिवल मनाया जाता है। ये मणिपुर का स्टेट फ्लावर है और ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिरू लिली फेस्टिवल पहली बार कब मनाया गया तो 2017 में बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ मणिपुर। यहाँ से आप मणिपुर के और भी फेस्टिवल देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अगर रिवाइज कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को एक साथ रिवाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए संगाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है इम्फॉल में 21 नवंबर से 30 नवंबर तक। और ये संगाई जो डियर होता है ये मणिपुर का स्टेट एनिमल है, उसी की वजह से मनाते हैं। शिरू लिली फेस्टिवल मैंने आपको बता दिया, ये उखरूल में मनाया जाता है। ऑरेंज फेस्टिवल यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। यहाँ पर तमेंगलोंग ऑरेंजेस को जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट में ऑरेंज फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन स्टेट की तरफ से यहाँ पर इसको मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अमूर फाल्कन फेस्टिवल की बात करें तो ये भी इसी डिस्ट्रिक्ट में मनाते हैं, जो कि अमूर फाल्कन माइग्रेटरी बर्ड को डेडिकेटेड होता है। इसके अलावा अमूर फाल्कन के कंजर्वेशन के लिए नागालैंड में भी फेस्टिवल होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने देखा कि हमने मणिपुर के सभी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स को रिवाइज कर लिया है। क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसी में से बनेगा, क्योंकि सारे फेस्टिवल यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और त्रिपुरा के सारे फेस्टिवल्स को रिवाइज करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, द खर्ची पूजा ऑफ त्रिपुरा इज एसोसिएटेड विथ वर्शिप ऑफ हाउ मेनी डिटीज। त्रिपुरा की खर्ची पूजा कितने देवताओं की पूजा से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 डिटीज का यहाँ पर पूजा किया जाता है। और ये जो खर्ची पूजा है ये यहाँ पर मनाया जाता है त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा के सभी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया है खर्ची पूजा, ये 14 डेटीज का फेस्टिवल होता है। पहले ये रॉयल फेस्टिवल हुआ करता था, जहाँ पर 14 गॉड का पूजा किया जाता था, जो कि उस लैंड को प्रोटेक्ट करते थे। इसको अभी के टाइम पर ओल्ड अगरतला के टेम्पल्स में मनाया जाता है
और जो भी डिटीज होते हैं उनको स्नानम कराया जाता है सैद्रा रिवर में। दूसरा यहाँ पे खर्ची पूजा के बाद केर पूजा आता है। ये खर्ची पूजा के 15 डेज के बाद मनाते हैं, सेलिब्रेटेड 15 डेज आफ्टर खर्ची पूजा। ये एक रिस्ट्रिक्टिव रिचुअल होता है जहाँ पर एक स्पेसिफिक बाउंड्री या फिर एरिया को सील कर दिया जाता है जिसको क्रॉस करना अलाउड नहीं होता है फेस्टिवल के टाइम पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस हैं। केर मीन्स होता है स्पेसिफाइड एरिया। यहाँ पर जब केर पूजा सेलिब्रेट किया जाता है तो उसमें एक रूल होता है कि जो भी स्पेसिफाइड एरिया है उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा या फिर उसके बाहर कोई नहीं जाएगा। वहाँ पर फायर जलाना भी अलाउड नहीं होता है, शूज़ पहनना भी अलाउड नहीं होता है रिचुअल्स के टाइम पर। और केर पूजा सेलिब्रेट करके ये माना जाता है कि स्टेट को बुरी आत्माओं या फिर इविल स्पिरिट से बचाया जा रहा है, तो ये पूजा भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है गरिया पूजा। गरिया पूजा चैत्र के मंथ में मनाते हैं, यानी कि अप्रैल में यहाँ पर सेलिब्रेट होता है। ये भी आई थिंक किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, वहीं से ये चीज़ मैंने लिखा है। अगर हम फोकस की बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड गरिया की पूजा की जाती है और ये डिटी ऑफ लाइव स्टॉक एंड वेल्थ होते हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड बनता है एग्जाम के लिए और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूजा की जाती है, बैम्बू पोल जो होता है उसको डेकोरेट किया जाता है फ्लावर और गार्लैंड से, और उसी से जो लॉर्ड गरिया होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा ममिता पॉपुलर फोक डांस है कोलोई कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा का, तो ये CRPF HCM में पूछा गया था 2023 में। नेक्स्ट यहाँ पे त्रिपुरा का उनाकोटी मेला आएगा जो कि अशोक अष्टमी के टाइम पर फेमस रॉक कट जो कार्विंग है उनाकोटी वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। उनाकोटी का मतलब होता है 1 लेस दैन 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ में 1 कम जो होगा उसको उनाकोटी कहते हैं। इसके अलावा नीरमहल जल उत्सव यहाँ पर रुद्र सागर लेक पर मनाया जाता है, जहाँ पर बोट रेस होता है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं और ये फेमस वाटर पैलेस जो नीरमहल है उसी के पास मनाते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा के कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल और भी हैं, जैसे कि बुइसू फेस्टिवल। ये त्रिपुरी कम्युनिटी यानी जो वहाँ पे लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। ये उनका न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, जैसे असम का बिहू है। मनबिता फेस्टिवल की बात करें तो त्रिपुरी या रियांग कम्युनिटी के द्वारा इसको मनाते हैं। ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जिससे कि नए ग्रेन के अराइवल को सेलिब्रेट किया जाता है। लमपूरा पूजा यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जिससे कि नेचुरल डिजास्टर से बचा जा सके। होजागिरी फेस्टिवल रियांग ब्रू ट्राइब के द्वारा यहाँ पर मनाते हैं। टेक्निकली ये एक डांस है लेकिन फिर भी फेस्टिवल के रूप में भी इसको मनाते हैं, जो डेडिकेटेड होता है गॉडेस लक्ष्मी को, और ये फुल मून डे के दिन मनाया जाता है। संगराई फेस्टिवल मोग कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर वाटर स्प्लैश रिचुअल होता है, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं। इसके अलावा दिवाली यहाँ पे मनाया जाता है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल पर। इस टेम्पल को हम माताबारी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं और ये जो 51 शक्ति पीठास हैं उनमें से एक है, त्रिपुरा के उदयपुर में ये सिचुएटेड है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान का उदयपुर नहीं है, त्रिपुरा का उदयपुर है। यहाँ पर अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन से हमने त्रिपुरा के फेस्टिवल को रिवाइज कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर पे इस बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इसके बारे में भी हम डिटेल चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है, मुगल आर्किटेक्चर इज नोन फॉर ब्लेंडिंग पर्शियन, इस्लामिक एंड टर्किश एंड इंडियन स्टाइल्स टू क्रिएट ए यूनिक इंडो इस्लामिक एस्थेटिक। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुगल आर्किटेक्चर में पर्शियन, इस्लामिक, टर्किश और इंडियन स्टाइल का मिक्सचर है और इंडो इस्लामिक यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है इन सभी को मिला करके। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं, रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल वर दी 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन मुगल कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुगल कंस्ट्रक्शन में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद मार्बल इनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पर रेड एंड वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है, रेड सैंडस्टोन का यूज़ है, मुगल आर्किटेक्चर ब्लेंड है पर्शियन, इस्लामिक एंड टर्किश और इंडियन स्टाइल का। अब यहाँ पर हम मुगल आर्किटेक्चर से रिलेटेड सभी चीज़ों को जानेंगे और यहाँ पर आपको इमेज भी देखने को मिलेगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर सबसे पहला फीचर है मुगल आर्किटेक्चर का सिमेट्री एंड लेआउट। मुगल आर्किटेक्चर में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वहाँ पर एक तरीके से परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा सिमेट्री का। सिमेट्रिकल डिज़ाइन बनाए गए हैं, स्ट्रक्चर के आसपास गार्डन और वाटर फीचर भी बनाए गए हैं। मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है रेड सैंडस्टोन, प्राइमरली इसको यूज़ किया गया है फोर्ट्रेसेस बनाने के लिए। वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है टॉम्ब एंड पैलेसेस बनाने के लिए। सेमी प्रेसियस स्टोन जो कि पिट्रा ड्यूरा यहाँ पर बनाया गया है उसके लिए भी यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि ये जो मुगल आर्किटेक्चर है ये ब्लेंड है टर्किश, पर्शियन एंड इंडियन आर्किटेक्चर का। यहाँ पर एक्सेसिव यूज़ किया गया है रेड सैंडस्टोन का और वाइट मार्बल का भी यहाँ पर यूज़ होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा टॉम्ब का कंस्ट्रक्शन कराया गया है, मौसोलियम्स एंड डोम्स का कंस्ट्रक्शन कराया गया है। जाली वर्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जाली क्या होता है इसकी भी अभी हम बात करेंगे। तो ये सभी आते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट में। यहाँ पर एलिमेंट में सबसे पहले हम डोम्स की बात करेंगे। डोम यहाँ पर लार्ज और बल्बस यानी कि अनियन शेप के दिखेंगे जिनको हम डबल डोम भी कह देते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है अनियन शेप का डोम, इसको डबल डोम भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे मिनारेट्स की। मिनारेट्स जो हैं इसमें सिलेंडर टावर यानी कि पतले टावर देखने को मिलेंगे जहाँ पर इनके ऊपर क्यूपोला देखने को मिलेगा। अब ये टर्म भी डिफ़िकल्ट है, क्यूपोला क्या होता है ये आप यहाँ से देख पाएंगे। ये बहुत ही छोटा डोम की तरह ही स्ट्रक्चर होता है लेकिन इसको ये जो टावर होते हैं ना इसके ऊपर बनाया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्यूपोला है और ये जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं ये डोम हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्चेस। आर्चेस जो होते हैं ये पॉइंटेड या स्कैलप्ड आर्चेस होते हैं, ये कॉमनली मुगल आर्किटेक्चर में देखा गया। अगेन यहाँ पर ये पॉइंटेड और स्कैलप्ड आर्चेस आपको यहाँ पर देख के समझ में आएगा। ये देखिए मुगल काल के टाइम पर इस तरीके के आर्चेस बनाए जाते थे जिसका आपको इमेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। फतेहपुर सिकरी में जो बुलंद दरवाज़ा बनाया गया है उसका आर्च आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो ये होते हैं आर्चेस और ये अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा छतरी जो कि स्मॉल पिलर्ड डोम शेप का पवेलियन होता है। रूफ के डेकोरेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है इसको भी अभी हम देखते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑर्नामेंटेशन की बात करें तो बहुत ही हाई क्वालिटी के यहाँ पर कार्विंग बनाए गए हैं। फ्लोरल यानी कि फूल पत्ती वाले मोटिफ बनाए गए हैं। अरबेस्क्यू पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुरानिक कैलीग्राफी भी की गई है। जाली वर्क अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी इंट्रिकेट आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत छोटे छोटे डिटेलिंग्स वहाँ पर किए गए हैं। परफोरेटेड लैटिस स्क्रीन देखने को मिलेंगे जिससे कि एयर या लाइट अंदर आ सके। गार्डन यहाँ पर आपको 4 बाग यानी कि 4 फोल्ड गार्डन लेआउट देखने को मिलेगा जो कि पैराडाइज को सिंबलाइज करता है। फाउंटेन और वाटर चैनल्स भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ताजमहल। यहाँ पर आप इमेज में देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना ये है छतरी। इसको रूफ को डेकोरेट करने के लिए बनाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये पिट्रा ड्यूरा है जहाँ पर काफ़ी डिटेल चीज़ें बनाई गई हैं और ये जाली वर्क है। जाली वर्क इस तरीके से बनाया जाता है कि लाइट और एयर अंदर पास करे। यहाँ पर भी आपने इमेज में देखा था इस तरीके से ये जाली होता था। बहुत ही डिटेल कार्विंग इसमें की जाती थी। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 4 बाग गार्डन स्टाइल है जहाँ पर वाटर चैनल और फाउंटेन लगाया जाता था। आई होप आपको इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से मुगल आर्किटेक्चर था। अनियन शेप का डोम है, क्यूपोला है, यहाँ पर आर्चेस हैं, छतरी है
और ये यहाँ पर पिट्रा ड्यूरा और चार बाग गार्डन स्टाइल। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि मुगल काल के टाइम पर किस रूलर ने या किस एम्परर ने कौन सी चीज़ें बनवाई थी। सबसे पहले आप बाबर का नाम याद रखेंगे। बाबर इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं था, लेकिन इसने चार बाग स्टाइल जो है गार्डन का वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। बाबर के द्वारा काबुली बाग मॉस्क बनवाया गया था पानीपत में, जिसको कि उसने बनवाया था इब्राहिम लोदी पर विक्ट्री पाने के बाद। आराम बाग आगरा में बनवाया था, जो कि ओल्डेस्ट मुगल गार्डन है इंडिया का। जामा मस्जिद संभल में बनवाया था 1526 में, जो कि अर्ली मुगल मॉस्क आर्किटेक्चर को दिखाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हुमायूं आता है। हुमायूं ने दीन पनाह इस्टेब्लिश किया था दिल्ली में। ये सिटी जो है इसका मतलब है रिफ्यूज ऑफ द फेथफुल। इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है वो शेर शाह सूरी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन पुराना किला जो है वो अभी भी अपने साइट पर है। हुमायूं का टॉम जो है उसकी विडो बीगा बेगम के द्वारा बनवाया गया था, जिसको हाजी बेगम भी कहते हैं। ये फर्स्ट गार्डन टॉम है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, और ये पहला स्ट्रक्चर है जहाँ पर डबल डोम टेक्निक का यूज़ किया गया है। ये जो है प्राइमरी इंस्पिरेशन है ताजमहल का। ताजमहल बनाने का इंस्पिरेशन यहीं से लिया गया है। हुमायूं के बाद यहाँ पर अकबर का टाइम आएगा। अकबर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बनवाई गई, जैसे कि आगरा में आगरा फोर्ट बनवाया गया। आगरा फोर्ट में रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है। फतेहपुर सिकरी आगरा के पास में बनवाया गया। ये एक पूरा सिटी है यहाँ पर, जिसको सूफी सेंट सलीम चिश्ती के ऑनर में बनवाया गया था। इसी में बुलंद दरवाजा भी है, जो आपने पहले इमेज में देखा। इसको गुजरात की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया गया। पंचमहल यहाँ पे जो है ये 5 स्टोरी पिलर्ड स्ट्रक्चर है, और ये इंस्पायर्ड है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से। इबादत खाना, जिसको द हाउस ऑफ वर्शिप कहते हैं, इसको भी बनवाया गया। इलाहाबाद फोर्ट प्रयागराज में बनवाया गया, जो कि गंगा और यमुना रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है। अकबर के बाद यहाँ पर जहांगीर का टाइम आएगा। जहांगीर ने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया था पेंटिंग और गार्डन पर, मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। फिर भी जहांगीर के टाइम पर अकबर का टॉम्ब बनवाया गया सिकंदरा में, जिसको कंप्लीट जहांगीर ने कराया था। यहाँ पर डोम नहीं है, इट लैक्स अ डोम। यहाँ पर आपको टियर्ड पिरामिड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। शालीमार बाग जो है श्रीनगर में, ये पर्शियन स्टाइल का गार्डन है, जो कि जहांगीर के टाइम पर बनवाया गया। आगरा में इत्मादुद्दौला का टॉम्ब बनवाया गया है, जो कि जहांगीर की वाइफ नूर जहां के द्वारा अपने फादर के लिए बनवाया गया था। इसको बेबी ताज भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहला मुगल स्ट्रक्चर था जिसको पूरी तरीके से वाइट मार्बल से बनवाया गया, और यहाँ पर काफ़ी एक्सटेंसिव पिट्रा ड्यूरा वर्क का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे शाहजहां की बात करेंगे तो ये मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज था। यहाँ पर इसने रेड सैंड स्टोन को रिप्लेस कर दिया था वाइट मार्बल से। इसने फोकस किया था सिमेट्री एंड एलिगेंस पे। शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया था, जो कि उसकी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया गया। शाहजहानाबाद ओल्ड दिल्ली में बनाया गया, और इसी में कैपिटल भी शाहजहां ने शिफ्ट किया था। रेड फोर्ट बनवाया गया, जो कि दिल्ली में है। ये एम्परर का रेजिडेंस हुआ करता था, और इसी के अंदर दीवाने आम यानी कि पब्लिक ऑडियंस के लिए प्लेस था। दीवाने खास ये प्राइवेट ऑडियंस के लिए था। जामा मस्जिद जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क हो जाएगा इंडिया का। यहाँ पर आपको अल्टरनेटिंग वर्टिकल स्ट्रिप देखने को मिलेंगे रेड एंड वाइट मार्बल के। मोती मस्जिद आगरा फोर्ट में बनवाया गया, जिसको पर्ल मॉस्क कहते हैं। ये पूरी तरीके से वाइट मार्बल से बनाया गया है। इसके अलावा पिकॉक थ्रोन जो है इसको भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अर्ली 17th सेंचुरी में इसको तख्त ए ताउस कहते हैं, और इसी पिकॉक थ्रोन में जो पिकॉक बने थे उन्हीं के आईज में कोहिनूर डायमंड लगा हुआ था, जिसको कि 1739 में पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह लूट करके ईरान लेकर चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर औरंगजेब का टाइम आएगा। तो औरंगजेब ने मिलिट्री एक्सपेंशन पर ज़्यादा ध्यान दिया था। इसने जो है आर्किटेक्चर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस वजह से मुगल आर्किटेक्चर इसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी औरंगजेब के टाइम पर कुछ स्ट्रक्चर बने थे, जैसे कि बादशाही मॉस्क बना था लाहौर में, और ये जब उस टाइम पर बना था
तो लार्जेस्ट मॉस्क हुआ करता था पूरे वर्ल्ड का। यहाँ पे जामा मस्जिद का जो स्टाइल है उसी को थोड़ा बहुत कॉपी किया गया है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बना है, जो कि औरंगजेब ने अपनी वाइफ राबिया उद दुर्रानी के लिए बनवाया था। इसको ताज ऑफ द दक्कन भी कहा जाता है। मोती मस्जिद की बात करेंगे तो रेड फोर्ट के अंदर का जो मोती मस्जिद है ये प्राइवेट मार्बल मॉस्क है, जिसको रेड फोर्ट के अंदर पर्सनल यूज़ के लिए बनवाया गया है। तो ये मुगल के टाइम पर जो भी आर्किटेक्चर बनाए गए हैं उसका समरी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। यहाँ पर अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉलेशंस इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में उल्लंघन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए ड्रिबल एंड्स व्हेन बोथ हैंड्स टच द बॉल वंस। ड्रिबल तब समाप्त होती है जब दोनों हाथ एक बार गेंद को छू लेते हैं। अब बास्केटबॉल में ये जो ड्रिबल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जब भी कोई प्लेयर किसी एक हाथ से बॉल को वहाँ पर बाउंस करता है लीगल तौर पर, तब वो अलाउड होता है। लेकिन अगर ये दोनों हाथों का यूज़ करके बॉल को टच कर देते हैं तो ड्रिबल एंड कर दिया जाता है। तो ये वॉलेशन होता है बास्केटबॉल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच स्पोर्ट्स प्लेयर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन आर्चरी इवेंट एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स। पेरिस 2024 पैरालंपिक में मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो ये जो पैरालंपिक है 2024 का और ओलंपिक है, इसको हमने ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। सीक्वेंस में आप देखिएगा जिससे कि सारी चीज़ें समझ में आए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शीतल देवी एंड राकेश कुमार ने मिक्स्ड टीम इवेंट में यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर वॉज द अमेरिकाज रीजनल ऑफिस ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक announced to be established during the BRICS Foreign Ministers meeting in 2018। यहाँ पर पूछा गया है कि 2018 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक का अमेरिका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई थी? तो ये जो है अनाउंस किया गया था साओ पौलो में बनाने के लिए। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। इसके अलावा ये जो ब्रिक्स होता है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे बना, इसमें जो CRA है यानी कि जो कंटिजेंट रिजर्व फ्रेमवर्क है, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द बुक बिकॉज वर्ड मैटर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुस्तक बिकॉज वर्ड्स मैटर के सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? यानी कि ये जो बुक है ना बिकॉज वर्ड्स मैटर, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंग्वेजेस रोल इन सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय में भाषा की क्या भूमिका होती है, ये इस बुक में बताया गया है। यहाँ से आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो बुक है इसको लिखा गया है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन है या फिर इनसे रिलेटेड कोई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो ये आप यहाँ से जान लीजिए कि 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका बुक भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले वाली क्लास में भी हमने किया हुआ है, लेकिन उस टाइम पर हमने इसका कॉन्सेप्ट नहीं देखा था। अब हम यहाँ पर जो रॉक स्लाइड के टाइप होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रॉक स्लाइड इज करेक्ट। चट्टान स्खलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर होता है रॉक फेस का, केवल उसी को इफेक्ट करता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये रॉक फॉल से स्लो होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें बैकवर्ड रोटेशन होता है, जो भी डेब्रिस यानी कि जो मलबा होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मटेरियल को एक कंसिडरेबल डेप्थ यानी कि गहराई तक प्रभावित करता है।
तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो रॉक स्लाइड होता है ये मटेरियल को काफ़ी गहराई तक इफ़ेक्ट करता है। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि ये जो रॉक स्लाइड होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा रोटेशनल लैंड स्लाइड। यहाँ पर जब इस तरीके से कोई लैंड स्लाइड होता है जहाँ पर आपको कर्व थोड़ा सा बनता हुआ देखने को मिलेगा, उसको हम रोटेशनल स्लाइड कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मूवमेंट टिल्टिंग या फिर कर्विंग स्टाइल में देखने को मिलता है। सरफेस का फेस जब आप देखेंगे तो ये कर्व या फिर स्पून शेप का देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे है ट्रांजिशनल लैंड स्लाइड। ट्रांजिशनल लैंड स्लाइड भी इसी का एक तरीके से पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट कर्व ना हो करके लीनियर होता है, स्ट्रेट तरीके से मूवमेंट होता है। अगर हम ब्लॉक स्लाइड की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो लैंड है ना, ये ब्लॉक यानी कि अलग अलग सेगमेंट में हो करके यहाँ पर स्लाइड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है रॉक फॉल। रॉक फॉल में अचानक से जो डेब्रिस होता है ये स्ट्रेट फॉल कर जाता है। टॉपल अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे जो भी रॉक होते हैं वो इस तरीके से अलग अलग हो करके तब यहाँ पर नीचे की तरफ गिरते हैं, तो ये टॉपल होता है। यानी कि एक तरीके से स्लाइस का जो फॉर्म होता है ना, उस तरीके से स्लाइस बनता हुआ दिखाई देगा, वो टॉपल हो जाएगा। डेब्रिस फ्लो क्या होता है, तो जब भी यहाँ पर ये जो भी चीज़ें हैं, जो डेब्रिस है वो फ्लो की तरह, जैसे कि वाटर या कोई लिक्विड चीज़ फ्लो होता है उस तरीके से फ्लो होगा, तो ये डेब्रिस फ्लो हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम डेब्रिस अवलांशे की बात करें तो ये बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर फ्लो होता है। अर्थ फ्लो यहाँ पर आप ये भी याद रखेंगे कि ये भी एक तरीके का लैंड स्लाइड है। क्रीप में भी आपको स्लो मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेटरल स्प्रेड में आपको साइड से चीज़ें आगे बढ़ते हुए या स्लाइड करते हुए दिखेंगी। यहाँ से इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना है टॉपल के बारे में। रॉक फॉल, रोटेशनल लैंड स्लाइड, इसको हम बैकवर्ड लैंड स्लाइड भी कह देते हैं। ट्रांजिशनल है और ब्लॉक है। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है, ट्रांजिशनल में आपको फ्लैट सरफेस का शेप देखने को मिलेगा। स्पीड यहाँ पे मॉडरेट टू फास्ट हो सकता है। रोटेशनल में यहाँ पर टिल्टिंग या कर्विंग मूवमेंट होगा, स्पून शेप का सरफेस होगा, स्लो टू मॉडरेट इसका स्पीड हो सकता है। रॉक फॉल जो होता है ये काफ़ी तेज़ी से फॉल करता है, एक्सट्रीमली फास्ट होता है। एवलांशे की बात करें तो जब भी फ्लूइड लाइक फ्लो होता है तो उसको हम एवलांशे कहते हैं। लीथल और इंस्टेंट होता है। यहाँ पे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड डिटेल्स हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा है, जो क्लास 7 है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है, What correctly describes नीरज चोपड़ा's performance at the Paris Diamond League 2025? पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन का सही वर्णन क्या है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। He won his opening throw of 88.16 मीटर at स्टेट सेबेस्टियन चार्लेटी। इन्होंने जो है 88.16 मीटर थ्रो के साथ में इसको जीत लिया था और ये पहले इंडियन बने थे, तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, फॉलोइंग ए सिग्निफिकेंट चेंज इन लीडरशिप एट इंडियाज प्रीमियर स्पेस एजेंसी, विच डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन जनवरी 2025, सक्सीडिंग एस सोमनाथ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन केवल इतना पूछा हुआ है कि इसरो का नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया, तो वी नारायणन यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसरो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्पेस मिशन होता है इसके लिए हम अलग से भी चैप्टर करेंगे, जिसमें टाइम लगेगा, थोड़ा देरी से आएगा, लेकिन काफ़ी डिटेल्ड होगा, जहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि इसरो को इस्टेब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 को। इसरो ने रिप्लेस किया था इनको स्पार को, जिसको 1962 में बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो इसको यहाँ पर रिप्लेस करके इसरो बना दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है।
फादर या फाउंडर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनके द्वारा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि PRL को इस्टेब्लिश किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस डिपार्टमेंट में आता है तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आएगा, जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। करंट चेयरमैन V नारायणन हैं, जो कि 12th नंबर के चेयरमैन हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन सतीश धवन थे, जो कि 12 साल तक इसके चेयरमैन रहे थे। यहाँ से हम इसरो के कुछ इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट की बात करेंगे। उसका क्या नाम था, किस ईयर में वो अचीवमेंट यहाँ पे मिला और वो चीज़ किससे लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि पहला सैटेलाइट इंडिया ने कब लॉन्च किया था, कहाँ से लॉन्च किया था और नाम क्या था। तो आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट था। 1975 में इसको लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के हेल्प से, क्योंकि उस टाइम पर लॉन्च करने की कैपेसिटी इंडिया के पास उसका फीचर नहीं था। फर्स्ट इंडिजिनस लॉन्च की बात करेंगे तो रोहिणी यानी कि RS-1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया 1980 में, जिसको पहले इंडियन रॉकेट से लॉन्च किया गया। उसका नाम था SLV-3। फर्स्ट लूनर मिशन जो है इसको चंद्रयान-1 नाम दिया गया था। 2008 में PSLV-C11 से लॉन्च किया गया। फर्स्ट मार्स मिशन पूछा जाएगा तो वो मिशन ऑन मार्स हो जाएगा मंगलयान। 2014 में लॉन्च किया गया था PSLV-C25 से। फर्स्ट सोलर मिशन लॉन्च किया गया आदित्य L1 2023 में PSLV-C57 से। फर्स्ट साउथ पोल पर लैंडिंग हुआ चंद्रयान-3 से 2023 में LV-M3M4 से। यहाँ पर अगर हम लॉन्च व्हीकल्स की बात करेंगे तो SLV-3 जो है ये इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल था। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से जानते हैं। पहले की क्लासेस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट में। इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इसको इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर हम बात करेंगे तो PSLV-C37 के द्वारा 104 सैटेलाइट को एक ही बार में लॉन्च किया गया था 2017 में, तो इससे रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था। GSLV जो होता है इसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन यहाँ पर यूज़ किया गया है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है यहाँ पे फ्यूल एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में होते हैं। LV-M3 की बात करें तो ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, जिसको पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जानते थे। इसको बाहुबली या फैट बॉय कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हैवी कैपेसिटी रखता है किसी चीज़ को लिफ्ट करने की। SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये अभी बनाया जा रहा है जिससे कि कॉमर्शियल छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सके। इसके बारे में भी हमने क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अगर हम की ऑपरेशनल सेंटर की बात करेंगे जो कि इसरो के हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है। सतीश धवन स्पेस सेंटर का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और ये मेन लॉन्च का साइट है। लेकिन अब आप ये भी याद रखिएगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में है, जहां पर रॉकेट डेवलप किया जाता है। UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में है, जहां पर सैटेलाइट बिल्डिंग का काम होता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, जो पेलोड और सेंसर्स डेवलप करने का काम करते हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है, जहां पर सैटेलाइट से आने वाले डाटा को देखा जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स होते हैं। अगर हम अपकमिंग मिशन की बात करें तो गगनयान आपसे पूछा जा सकता है। ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है। इसका टेस्ट किया जा चुका है। 2025 में ये एक्टिव हुआ। जो ह्यूमंस हैं, जो क्रू फ्लाइट है, वो 2026 में जाना एक्सपेक्टेड है। शुक्रयान-1 लॉन्च किया जाएगा वीनस को स्टडी करने के लिए। चंद्रयान-4 जब इस बार लॉन्च किया जाएगा तो ये लूनर सैंपल लेकर के रिटर्न करेगा, यानी कि मून के रॉक्स ये अर्थ पर लेकर के आएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है ऑलरेडी पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन होगा, जिसका पहला मॉड्यूल 2021 में लॉन्च होगा। इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसरो का कॉमर्शियल आर्म कौन सा है, तो वो है एंटरिक्स कॉरपोरेशन एंड NSIL।
नाविक जो है ये इंडिया का खुद का जीपीएस सिस्टम है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन इसका फुल फॉर्म है। भुवन इसरो का ही जियो पोर्टल है, ये एक तरीके से गूगल अर्थ का इंडियन वर्जन है। इसके अलावा ल्यूपिक्स मिशन जो है ये एक लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन होगा जो कि इंडिया और जापान मिल करके करेंगे। यहाँ से अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डैम्स इज और आर करेक्ट। यहाँ पर डैम के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है ए डैम ऑलवेज रेफर्स टू ए कॉन्क्रीट और स्ट्रक्चरल वॉल बिल्ट टू ब्लॉक वाटर। बांध हमेशा कंक्रीट की दीवार होती है जो कि वाटर को ब्लॉक करने का काम करते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है स्पिलवेज इन डैम हेल्प इन रेगुलेटिंग वाटर फ्लो ईदर इंटरमिटेंटली और कंटिन्यूअसली। तो जो भी डैम होते हैं ना वहाँ पे छोटे छोटे स्पिलवे बनाए जाते हैं जिससे कि पानी अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसको रिलीज़ किया जा सके। इसको इंटरमिटेंटली यानी कि रुक रुक के भी किया जा सकता है, कंटिन्यूअसली भी यहाँ पर पानी फ्लो कराया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है डैम्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, पर्पस एंड हाइट। डैम को स्ट्रक्चर, पर्पस और हाइट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। जब भी हम वाटर को ब्लॉक करने के लिए कोई वॉल बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो डैम हो। तो यहाँ पे ऑलवेज लिखा हुआ है, जब भी कोई एक्सट्रीम कीवर्ड आते हैं तो एक बार आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि हमेशा ये कंक्रीट के स्ट्रक्चर होंगे जो कि पानी को ब्लॉक करेंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर केवल सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। अब यहाँ पर हम इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स को रिवाइज करेंगे और स्टेट वाइज भी कौन से डैम एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं इस पर भी बात करेंगे। जब भी डैम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो टिहरी डैम हो जाएगा जो कि भगीरथी रिवर पर उत्तराखंड में लोकेटेड है। यहाँ पर आप इसकी हाइट भी ध्यान में रख सकते हैं, 260.5 मीटर इसका हाइट है और कहीं कहीं पर इसको 261 मीटर भी लिख दिया जाता है, तो ये ऑप्शन भी राइट होगा। लॉन्गेस्ट डैम की बात करें तो ये हीराकुंड डैम है, महानदी रिवर पर उड़ीसा में लोकेटेड है। अगर आपसे इसका लेंथ पूछा जाएगा तो ये 25.79 किलोमीटर का इसका लेंथ है। ओल्डेस्ट डैम है कलानी डैम जो कि कावेरी रिवर पर तमिलनाडु में लोकेटेड है। लार्जेस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम भाखरा डैम है, सतलज रिवर पर लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। लार्जेस्ट मैसनरी डैम की बात करें तो ये नागार्जुन सागर डैम है, कृष्णा रिवर पर, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। लार्जेस्ट रिजर्वॉयर अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो इंदिरा सागर होगा, नर्मदा रिवर पर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये भी आता है कि कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम क्या है, मैसनरी डैम क्या होता है। तो इनमें जो बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब भी कंक्रीट डैम बनाया जाता है तो इसमें जो कंक्रीट होता है उसको पोर किया जाता है, गिराया जाता है, फिर उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है रोलर की हेल्प से। वहीं पर ये जो मैसनरी डैम होता है यहाँ पर चाहे कंक्रीट हो, ब्रिक हो या फिर स्टोन हो, इनको एक साथ में मोटर की हेल्प से ज्वाइन किया जाता है। तो यहाँ पर लेबर का काम ज़्यादा लगता है, छोटे स्केल पे ये किया जाता है। कंक्रीट ग्रेविटी डैम में लेबर का काम उतना ज़्यादा नहीं लगता, तो थोड़ा सा यहाँ पर मटेरियल और प्रोसेस में डिफरेंस होता है। यहाँ पर अब हम इम्पॉर्टेंट डैम्स की बात करेंगे, जिनमें पहले हम जम्मू एंड कश्मीर के डैम की बात करेंगे। यहाँ से आपको याद रखना है बगलिहार डैम, सलाल डैम और दुल्हस्ती डैम ये सभी चिनाब रिवर पर हैं। उरी डैम जो है ये झेलम रिवर पर है और ये सभी जम्मू एंड कश्मीर में हैं। अगर हम यहाँ पर पंजाब के डैम्स की बात करेंगे तो भाखरा नानगल डैम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये सतलज रिवर पर लोकेटेड है पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर ये जो नानगल वाला पार्ट है ये पंजाब में लोकेटेड है, भाखरा वाला जो पार्ट है ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ पर जो रिजर्वॉयर है उसको गोविंद सागर कहा जाता है। थियान डैम अगर हम इसकी बात करें तो ये रावी रिवर पर है, जिसको रंजीत सागर डैम भी कहा जाता है।
हिमाचल प्रदेश में आप पोंग डैम याद रखेंगे, ब्यास रिवर पर है ये, और ये इसको हम महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं। नाथपा झाकरी डैम सतलज रिवर पर है। भाखड़ा डैम यहाँ पर है, ये मैंने आपको बता दिया। और चमेरा डैम भी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। गुजरात से बहुत ही कॉमन डैम पूछा जाता है, सरदार सरोवर, तो ये नर्मदा रिवर पर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हाइट कितना है और इसको किसने बनाया था। उकाई डैम की बात करेंगे तो ये तापी रिवर पर है। धरोई डैम साबरमती रिवर पर लोकेटेड हो जाएगा। महाराष्ट्र में कोयना डैम है जो कि लार्जेस्ट डैम है महाराष्ट्र का, अगर आप इसके एरिया की बात करेंगे। जायकवाड़ी डैम गोदावरी रिवर पर है। कर्नाटका में आप ये याद रखेंगे अलमाटी डैम जो कि कृष्णा रिवर पर है। कृष्ण राजा सागर ये रिवर कावेरी पर है। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर पर है। अगर आपको डैम्स की लोकेशन याद नहीं होती है तो इसके लिए आप मेरा ओल्डेस्ट वीडियो देख सकते हैं। मैंने डैम्स को याद करने की ट्रिक बताई हुई है जिससे कि आपको डैम, रिवर और उसका स्टेट याद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे केरला की बात करेंगे। इडुक्की डैम रिवर पेरियार पर लोकेटेड है और ये फेमस है क्योंकि ये एशिया का लार्जेस्ट आर्च डैम है। मुला पेरियार डैम ये भी पेरियार रिवर पर लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश में 2 डैम आपको अच्छे से याद रखना है। रिहांद डैम रिहांद रिवर पर है और ये इसका जो रिजर्वॉयर है इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं। माता टीला डैम बेतवा रिवर पर लोकेटेड है। इसके अलावा वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट डैम हैं जैसे कि हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड है जिनपिंग 1 डैम चाइना का। पहले ये जो रिकॉर्ड है ये न्यूरेक डैम तजाकिस्तान में जो है उसके पास हुआ करता था, लेकिन अभी ये 2nd नंबर पर आ चुका है और सबसे हाईएस्ट आपको ये वाला डैम देखने को मिलेगा। 305 मीटर से भी ऊंचा है आई थिंक। और ये जो लार्जेस्ट पावर जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा डैम है जहाँ पर लार्जेस्ट पावर जनरेशन होगा तो वो 3 गॉर्जेस डैम है चाइना का। ये यांगटेज रिवर पर है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला हाईएस्ट डैम है, पर ये वर्ल्ड का हाईएस्ट नहीं है। पावर जनरेशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये लार्जेस्ट होगा, लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग ये वाला सबसे हाईएस्ट है। हूवर डैम कोलोराडो रिवर पर लोकेटेड है, ये यूएसए का है। ये अपने इंजीनियरिंग मार्वल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 पर मूव करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट प्राइमरीली स्टडीज विच पार्ट ऑफ द सन। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान मुख्य रूप से सूर्य के किस भाग का अध्ययन करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो सन का कोरोना है उसको स्टडी करेगा, इस वजह से इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें हम जान लेते हैं। आदित्य L1 मिशन जो है ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड मिशन है टू स्टडी द सन। इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को यूजिंग द लॉन्च व्हीकल PSLV C57। यहाँ पर लॉन्च साइट की अगर हम बात करेंगे तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और ये पहला इंडियन स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है। इस मिशन का ड्यूरेशन प्लान किया गया है 5.2 ईयर्स का। डेस्टिनेशन की अगर हम बात करें तो इसको लैग्रेंज पॉइंट 1 पे रखा गया है जो कि सन अर्थ का सिस्टम होता है। इंसर्शन डेट की बात करें तो ये सक्सेसफुली अपने फाइनल यानी कि हेलो ऑर्बिट में प्लेस हो गया था 2024 में ही। लैग्रेंज पॉइंट L1 जो है ये अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि सन से जो डिस्टेंस है उसका केवल 1% है। ये जो लैग्रेंज पॉइंट होते हैं ये काफ़ी स्टेबल होते हैं ग्रेविटेशनली, जिससे कि यहाँ पर कम से कम फ्यूल कंजम्पशन में पूरी तरीके से चीज़ों को स्टडी किया जा सकता है, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो डिस्टेंस यहाँ पर हमने जान लिया। सिग्निफिकेंस की बात करें तो लैग्रेंज पॉइंट 1 जो है ये ग्रेविटेशनली काफ़ी स्टेबल पॉइंट होता है जहाँ पे सैटेलाइट बहुत कम फ्यूल कंजम्पशन के साथ में रह सकता है। एडवांटेज इसका क्या होगा, इससे जो है कंटिन्यूअस अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलेगा सन का विदाउट एनी इक्लिप्सिस और ऑक्यूलेशन, यानी कि कोई भी जो इक्लिप्सिस लगते हैं ये उससे भी परे है, उससे भी ऊपर है, वहाँ से ये सन को कंटिन्यूअसली देख सकेगा और उसकी स्टडी कर सकेगा।
यहाँ पर 7 पेलोड्स लगे हुए हैं जो कि काफ़ी डिटेल में स्टेनो के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसरो ने इसमें टोटल 7 इंडिजिनस पेलोड लगाया हुआ था, जो कि 4 यहाँ पर रिमोट सेंसिंग के लिए हैं, 3 यहाँ पर इन सितु स्टडीज़ के लिए लगाए गए हैं। कौन कौन सा पेलोड है? तो यहाँ पे पहला है VELC, जिसका फुल फॉर्म है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। तो ये सोलर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करेगा। सूट पेलोड यहाँ पर लगा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये सोलर फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर का जो है इमेजेस लेगा। सोलेक्स और हेलियोस जो है HEL1OS जो है ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हैं जो कि सोलर फ्लेयर को स्टडी करेंगे। एस्पेक्स एंड पापा जो है ये डिज़ाइन किया गया है सोलर विंड को स्टडी करने के लिए और एनर्जेटिक आयन को स्टडी करने के लिए। इसका जो फुल फॉर्म वगैरह है ये हम पढ़ेंगे जब हम मिशन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैग की बात करें तो ये मैग्नोमीटर है जो कि लो इंटेंसिटी के इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड को भी मेज़र कर सकता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पेलोड लगाए गए हैं। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव यही है टू स्टडी द कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है ये सरफेस से ज़्यादा हॉट क्यों होता है। टू ऑब्जर्व द डायनेमिक्स ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर, यानी कि क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना को स्टडी करना है। तीसरा यहाँ पे है टू अंडरस्टैंड स्पेस वेदर एंड हाउ सोलर विंड अफेक्ट अर्थ्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट। इससे ये भी समझने में मदद मिलेगी कि किस तरीके से सोलर विंड अर्थ के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और सैटेलाइट को प्रभावित करते हैं। टू ट्रैक कोरोनल मास इजेक्शन, एक जो प्लाज्मा सन से जो बर्स्ट होता है उसको भी पढ़ना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। अगर हम इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें तो ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा हुआ है, क्या पता पूछा जा सकता है। निगर साजी जो हैं इन्होंने आदित्य L1 मिशन को लीड किया है। इसके लिए बजट रखा गया है अप्रॉक्स 400 करोड़। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स दैट आर स्कार्स इन इंडिया। भारत में दुर्लभ अलौह धातु खनिजों का समूह कौन सा है, यानी कि ऐसे मेटालिक मिनरल जहां पर आयरन यानी कि फेरस कंटेंट नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर, जिंक और लेड जो है ये नॉन फेरस मेटालिक मिनरल हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में जोनल काउंसिल्स वर क्रिएटेड बाय द डैश एक्ट ऑफ 1956। यहाँ पे कहने कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किस अधिनियम द्वारा 1956 में किया गया। तो ये हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है, फिर भी यहाँ पर एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, उसी के द्वारा जोनल काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था। ये जोनल काउंसिल क्या होते हैं, इसमें कौन से मेंबर होते हैं, इनका कंपोजिशन क्या होता है और इंडिया में कितने जोनल काउंसिल हैं, इस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे आपने ये देख लिया कि इसको 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है, लॉ के द्वारा इसको बनाया गया। इसको इस्टेब्लिश किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पार्ट 3 के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इसको क्यों बनाया गया। टू प्रमोट इंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड इमोशनल इंटीग्रेशन एमंग स्टेट, यानी जो भी स्टेट हैं वो आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, इमोशनल तौर पर वो इंटीग्रेटेड रहें, इस वजह से इसको क्रिएट किया गया। यहाँ पे टोटल 5 जोनल काउंसिल देखने को मिलेंगे, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न जोनल काउंसिल। इसके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर एक चेयरमैन होते हैं जो कि यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, और सभी जो काउंसिल यहाँ पे हैं जोनल काउंसिल उसके ये कॉमन चेयरमैन होंगे। वाइस चेयरमैन इसमें बनाया जाता है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को। जो भी जोन होता है वहाँ पर जितने भी स्टेट आएंगे उनमें से सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को रोटेशन बेसिस पर एक एक बार वाइस चेयरमैन बनाया जाता है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के अलावा
2 अदर मिनिस्टर भी होते हैं सभी स्टेट से। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स और गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज के। एडवाइजर्स की बात करें तो 1 पर्सन यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, और चीफ सेक्रेटरी सभी स्टेट के जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। ये जो 5 जोनल काउंसिल है ये कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कितने मेंबर स्टेट हैं वो भी हम जानेंगे। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टेट देखने को मिलेंगे, मेनली जो नॉर्थ में स्टेट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल की बात करें तो प्रयागराज इलाहाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ इसमें आएंगे। ईस्टर्न जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। यहाँ पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। वेस्टर्न का मुंबई में है हेडक्वार्टर, और सदर्न का चेन्नई में है, जहाँ पर साउथ इंडिया के स्टेट शामिल हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की तो ये जोनल काउंसिल नहीं है। ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं, असम, मणिपुर एट्सेट्रा, ये काउंसिल जो यहाँ पे 5 बनाए गए हैं उसके अंतर्गत नहीं आते। इनको क्रिएट किया गया था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के द्वारा, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम देखने को मिलेंगे। सिक्किम को भी इसमें 2002 में ऐड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। तो ये बिल्कुल अलग है और ये 5 जोनल काउंसिल अलग हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following statements regarding the distribution of legislative powers between the union and the state legislatures is correct? संघ और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शंस टू द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 256। सेंटर स्टेट रिलेशन में हमने सभी रिलेशन को पढ़ा है, सभी आर्टिकल को डिस्कस किया है। आपको ये वीडियो मिल जाएगा एसएससी सीजीएल 2025 के जीके सीरीज में, जहाँ पर हमने कुछ टॉपिक कवर किए हैं डिटेल में, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शंस टू द स्टेट अंडर आर्टिकल 256। केंद्र सरकार अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। यहाँ पर असर्शन और रीजन पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा सही है। असर्शन में दिया गया है द PSLV C-59 मिशन लॉन्च्ड इन लेट 2024 अचीव्ड ए नोटेबल माइलस्टोन फॉर इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन। यहाँ पे कह रहे हैं 2024 के अंत में प्रक्षेपित PSLV C-59 मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। रीजन बताया गया है दिस मिशन सक्सेसफुली डिप्लॉयड दी प्रोबा 3 सैटेलाइट मार्किंग द फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च फॉर ESA's यूनिक फॉर्मेशन फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कहने कि इस मिशन में प्रोबा 3 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनूठे फॉर्मेशन फ्लाइंग प्रयोग के लिए पहला डेडिकेटेड उपग्रह है। तो यहाँ पे ये जो असर्शन और रीज़न दिया गया है ये दोनों बिल्कुल सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ही वीडियो में हम बहुत सारी डिटेल चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज कन्फ्यूज़न होगी। यहाँ पर क्लासेस ज़्यादा हैं, 46 क्लासेस होंगी, तो हम सभी में कुछ ना कुछ डिटेल डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इंश्योर्स एक्सेस टू FIR थ्रू विच पोर्टल। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किस पोर्टल के माध्यम से FIR तक पहुँच सुनिश्चित करती है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, CCTNS यहाँ पर राइट आंसर है। इसका फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो इसी के थ्रू क्राइम और क्रिमिनल को
यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड इट्स एसोसिएटेड नोडल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर कुछ स्कीम दिया गया है और इससे रिलेटेड जो नोडल मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट है उसका नाम दिया हुआ है। कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्ट मैच कराया गया है वही बताना है। पहला यहाँ पे दिया गया है पीएम आशा स्कीम। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा यहाँ पे है ई-नैम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तीसरा है PMKSY, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजोवेनेशन। RODTEP जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर केवल और केवल सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको करेक्ट मैच कराया गया है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब ये जो स्कीम दिए गए हैं ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर PM आशा दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। 2018 में लॉन्च किया गया और इसके लिए है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। यहाँ पर दिया हुआ था कंज्यूमर अफेयर, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसको क्यों लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए सभी फार्मर को, स्पेशली फॉर ऑयल सीड एंड पल्सेस। टू इंश्योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फार्मर्स स्पेशली फॉर ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं। PSS दैट मीन्स प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरा है PDPS प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम, तीसरा है PPPS पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। इसके अलावा यहाँ पे जो ई-नैम दिया गया है इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। 2016 में इसको लॉन्च किया गया। क्वेश्चन में जो पूछा गया है इसी का पेयर करेक्टली मैच कराया गया है। इसका नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये क्यों लॉन्च किया गया, तो ये एक पैन इंडिया यानी कि ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है विच नेटवर्क्स द एग्जिस्टिंग APMC मंडीज टू क्रिएट ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जहाँ पर सभी जो APMC मंडीज़ हैं उनको यूनिफाई किया जाएगा, जिससे कि एग्रीकल्चर कमोडिटी का एक नेशनल मार्केट बनाया जा सके। इसका स्लोगन भी दिया गया है वन नेशन वन मार्केट का। नेक्स्ट यहाँ पे PMKSY दिया गया है जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 2015 में लॉन्च किया गया। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नोट यहाँ से आप कर लीजिएगा, 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को मर्ज कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। इसका मोटो रखा गया है हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो ये यहाँ पर इसका स्लोगन है, मोटो है। फोर्थ यहाँ पे दिया गया था रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो इंडिया में जो भी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट हैं उन पे जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं उसको रिटर्न करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इसका पर्पस क्या है, इट रिप्लेस्ड दी MEIS दैट मीन्स मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम टू comply with WTO norm. It ensures that taxes paid on exported goods like electricity, duty, VAT on fuel are refunded to exporter. इसने रिप्लेस किया है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को, जिससे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल के साथ में ये कंप्लाई कर सके। यहाँ पर ये सुनिश्चित किया जाता है कि एक्सपोर्टेड गुड्स पर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फ्यूल पर वैट ये सब दिया गया है तो ये रिफंड कर दिया जाए एक्सपोर्टर को। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है और इस क्वेश्चन के थ्रू हम छत्तीसगढ़ के सभी इंपॉर्टेंट डांसेस को रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 स्टेट के जो फेस्टिवल होते हैं उनको रिवाइज किया है, त्रिपुरा और मणिपुर। छत्तीसगढ़ के फोक डांसेस रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है पंथी डांस इज लिंक्ड टू द फॉलोअर ऑफ डैश इन छत्तीसगढ़। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ में डैश
के अनुयायियों से जुड़ा हुआ है। यानी ये जो डांसर्स होते हैं, पंथी के डांसर्स, ये किसके फॉलोअर होते हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु घसीदास के फॉलोअर्स यहाँ पे ये होते हैं। यहाँ से अब हम छत्तीसगढ़ के फोक डांसेस की बात करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पांडवानी। पांडवानी का जो थीम है, यहाँ पर जो पांडव थे महाभारत के, उनकी स्टोरी को दिखाया जाता है। इनके की आर्टिस्ट में सबसे ज़्यादा अगर कोई नाम पूछा गया है तो वो है तीजन बाई। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तीजन बाई किससे रिलेटेड हैं, तो वो पांडवानी से रिलेटेड हैं। इनके अलावा रितु वर्मा, उषा बार्ले, जदुराम देवांगन, ये भी पांडवानी से रिलेटेड हो जाएंगे। पांडवानी के दो स्टाइल्स होते हैं, वेदमती यानी कि इसमें बैठ करके इसको किया जाता है, कपालिक जो है इसमें खड़े होकर या एक्टिंग किया जाता है। सेकेंड यहाँ पे है राउट नाच, इसको यादव या फिर राउट कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, जो कि काऊ हर्ट्स होते हैं। इसको देव उत्थानी एकादशी यानी कि दिवाली के बाद परफॉर्म किया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द डांस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा के डांस को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाया जाता है। पंथी डांस, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये प्राइमरली परफॉर्म किया जाता है बाय द सतनामी कम्युनिटी। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु घसीदास। माघी पूर्णिमा के टाइम गुरु घसीदास के बर्थ एनिवर्सरी पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो भी डांसर्स होते हैं पंथी के, गुरु घसीदास के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ पर एनर्जेटिक एक्रोबैटिक मूवमेंट सिखाया जाता है, ह्यूमन पिरामिड भी बनाया जाता है। अगला यहाँ पे हो जाएगा सुआ नाच, जिसको कि पैरट डांस कहते हैं। इट इज़ एक्सक्लूसिवली परफॉर्म्ड बाय विमेन। जो विमेन होती हैं उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। सुआ का मतलब होता है पैरट। तो विमेन जो है एक पैरट रखती हैं एक बैम्बू पॉट पर और सर्कल बनाते हुए डांस करती हैं। इसको हार्वेस्ट सीजन के टाइम पर दिवाली के आसपास परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कर्मा डांस है। कंफ्यूज नहीं होना है, कर्मा डांस बहुत सारे स्टेट में परफॉर्म किया जाता है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी परफॉर्म होता है। इसमें जो गोंड ट्राइब है, बैगा और ओरान ट्राइब इसको परफॉर्म करते हैं और ये प्राइमरली कर्मा फेस्टिवल के टाइम पर परफॉर्म किया जाता है, जो कि मार्क करता है एंड ऑफ द रेनी सीजन। ये डेडिकेटेड होता है करम देवता को, जिसको गॉड ऑफ डेस्टिनी कहते हैं। इसके आगे यहाँ पर आता है गेंदी डांस, जिसको गोंड ट्राइब के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे डांसर्स लॉन्ग बैम्बू स्टिल्ट यानी कि गेंदी को रखे हुए होते हैं और डांस परफॉर्म करते हैं। मेनली इसको ट्राइबल मेन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस को दिखाया जाता है। इसका रीज़न क्या है? तो ओरिजिनली ये यहाँ पर यूज़ किया जाता था फ्लडेड एरियाज़ को नेविगेट करने के लिए, बाद में ये डांस के रूप में डेवलप हुआ। इसके बाद यहाँ पर आता है गौरमारिया डांस। ये फेमस रिचुअल डांस होता है। जो भी डांसर्स होते हैं वो हेड ड्रेसेस पहनते हैं बाइसन हॉर्न का। बाइसन की तरह यहाँ पर मूवमेंट भी दिखाया जाता है और इसको परफॉर्म किया जाता है मारिया ट्राइब के द्वारा। सैला डांस छत्तीसगढ़ का है और ये जो लाइन है ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है CHSL में बहुत पहले। ये स्टिक डांस है परफॉर्म्ड बाय ट्राइबल बॉयज आफ्टर द हार्वेस्ट। ककसर डांस एक स्लो और स्पिरिचुअल डांस है, जहाँ पर गुड क्रॉप के लिए ब्लेसिंग्स ली जाती है और ये मुरिया ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू द 2024 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फाइंडिंग्स, हाउ डज करप्शन मोस्ट डायरेक्टली अंडरमाइन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग किस तरीके से करप्शन की वजह से ग्लोबल क्लाइमेट का जो एक्शन लेना है वो प्रभावित होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाय डाइवर्टिंग क्लाइमेट फंड्स एंड अलाउिंग अनड्यू इन्फ्लुएंसेस ओवर एनवायरमेंटल पॉलिसीज। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ये बताया गया कि अगर करप्शन बहुत ज़्यादा होता है तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी एक्शन लेने होते हैं वो नहीं लिया जाता, क्योंकि जो भी क्लाइमेट फंड होते हैं उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, वो कहीं और चला जाता है और इससे
फालतू का यहाँ पर इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ पर, यानी फंड की वजह से पॉलिसीज़ भी नहीं बन पाती हैं अगर करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर अब हम बात करेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की। हमने इसी तरीके से सभी क्लासेस में जितने भी इंडेक्स पूछे गए हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया है। उसमें कौन से डायमेंशन होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है। पहली बार 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट लोग होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, वो करप्शन को एक्सपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसमें मेथड्स क्या होते हैं, तो ये एक कंपोजिट इंडेक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। 13 डिफरेंट सर्वे और असेसमेंट किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज से डाटा लिया जाता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, इकोनॉमिक फोरम है, तो इनसे भी चीज़ें यहाँ पर ली जाती हैं। यहाँ पर फोकस किया जाता है केवल और केवल पब्लिक सेक्टर करप्शन पर, यानी कि गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी में क्या करप्शन हो रहा है वो देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर या टैक्स फ्रॉड यहाँ पर काउंट नहीं होता। याद रखिएगा, इस स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। इस स्कोरिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर 0 से लेके 100 तक का स्कोर होता है। अगर किसी का स्कोर 0 है तो इसका मतलब है कि वो कंट्री हाईली करप्ट है, करप्शन वहाँ पर 100% है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। अगर किसी का स्कोर 100 आता है तो वो कंट्री बहुत ही क्लीन माना जाता है, यानी कि वहाँ पर करप्शन नहीं होता। इसका जो रिसेंट रिपोर्ट रिलीज हुआ है 2025 वाला, वहाँ पर ये बताया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली जो स्कोर है कंट्रीज का वो एवरेज स्कोर है 42। यहाँ पर 2/3 कंट्रीज ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड के जिनका स्कोर 50 से कम है, यानी कि 2/3 कंट्रीज करप्ट हैं, ऐसा इनका कहना है। अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इंडिया का रैंक 182 कंट्रीज में से 91 नंबर है। इंडिया का स्कोर 39 है, यानी कि करप्शन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने रैंक थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। 2024 में 96 रैंक था, अभी के टाइम पर 91 रैंक है। सबसे लीस्ट करप्ट कंट्री कौन सा है इनके अकॉर्डिंग, तो डेनमार्क यहाँ पर सबसे पहले है, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है सिंगापुर। यहाँ पर करप्शन बिल्कुल ना के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी इन प्रोटेक्टेड एरियाज। जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इंडिया में, वहाँ पर इको टूरिज्म पॉलिसी बनाने का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बैलेंस कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड। यहाँ पर संरक्षण भी होगा और इसी के साथ में जो लोग रह रहे हैं उनको लाइवलीहुड सुनिश्चित किया जाए, तो ये पॉलिसी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे कहने की ह्यूमन एक्टिविटी बैन कर देंगे तो ये गलत है, इको टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के बिना, तो ये भी गलत है। टर्न एरियाज इनटू रिजॉर्ट, यानी कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको रिजॉर्ट बना दिया जाएगा, तो ये ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शुगर इंडस्ट्री इज और आर करेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि शुगर इंडस्ट्री के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है शुगर केन्स सुक्रोज कंटेंट डिक्रीजेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम होती जाती है। सेकेंड है शुगर इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर। शुगर इंडस्ट्री सीजनल होता है। तीसरा कह रहे हैं द इंडस्ट्री इज अनसूटेबल फॉर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। यह इंडस्ट्री कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए सही नहीं है। चौथा स्टेटमेंट है मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इंक्लूड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट में महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु आते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए अनसूटेबल है, ये बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ है।
इंडिया में कोऑपरेटिव मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा किया जाता है शुगर इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जब भी शुगर केन को हार्वेस्ट किया जाता है तो इसको 24 या 48 आवर्स में प्रोसेस कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इसका मॉइस्चर लॉस होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इस वजह से इसका सुक्रोज कंटेंट जो है ये डिक्रीज होने लगता है। तो सुक्रोज कम ना हो, इस वजह से टाइम पर इसको प्रोसेस किया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट केवल यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर मिस्टी इनिशिएटिव के बारे में पूछा हुआ है, जिस पर डिटेल्ड एनालिसिस ऑलरेडी हमने क्लासेस में कर लिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द मिस्टी इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में शुरू की गई मिस्टी पहल का सही वर्णन करता है। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं मिस्टी प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के लिए और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को कोस्टल एरियाज में बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं द प्रोग्राम इज फाइनेंस्ड विथ अ मिक्स ऑफ फंडिंग फ्रॉम द CAMPA कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड एंड दी मनरेगास। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो डिटेल में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, इसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया तो हम कहाँ से करेंगे। इसी वजह से मैंने अपनी क्लासेस में इसको बहुत ही डिटेल में कराया है। वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया है कि इसमें फंडिंग किस तरीके से दिया जाएगा, और देखिए क्वेश्चन इस पर ऑलरेडी है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम में जो फंडिंग है वो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी और मनरेगा फंड से दिया जाएगा। इसमें ये बोला गया था कि जो भी मैंग्रोव प्लांटेशन करेगा तो उसको मनरेगा के अंतर्गत कुछ पैसे दिए जाएंगे, मजदूरी दी जाएगी, और जो भी कंपनीज होती हैं अगर वो कोई ट्री वगैरह कट करती हैं कंपनी लगाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो उनको कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है, तो उस फंड से भी इसको फंडिंग दी जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए और उस एरिया में लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हांस करने के लिए लाया गया था। इसी वजह से मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना मिनिस्ट्री वाला, ये बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है। यहाँ पर आप इसको याद रखिएगा कि ये जो मिस्टी स्कीम है इसको 2023-24 के बजट में अनाउंस किया गया था, और इसके लिए मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट वाला मिनिस्ट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कालबेलिया। कालबेलिया से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया था और हमने सभी फोक डांसेस पढ़े थे। यहाँ पे कह रहे हैं कि कालबेलिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला यहाँ पे है कालबेलिया परफॉर्मेंस रेयरली डॉक्यूमेंट दियर आर्ट ड्यू टू इट्स ओरल नोमैडिक हेरिटेज। यहाँ पे कह रहे हैं कि कालबेलिया परफॉर्मर जो होते हैं ये अपने आर्ट को बहुत ही रेयर केस में डॉक्यूमेंट करते हैं क्योंकि इनका ओरल नोमैडिक हेरिटेज है। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं कॉस्ट्यूम अवॉइड स्टिच्ड एलिमेंट इन दी ऑनर ऑफ सर्पेंट रिचुअल। यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉस्ट्यूम जो होता है इसमें स्टिच्ड एलिमेंट नहीं होते हैं क्योंकि सर्पेंट रिचुअल को ऑनर किया जाता है। तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि कम्युनिटी का आर्ट जो है ये यूनेस्को के इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में बिना किसी रिटन एप्लीकेशन प्रोसेस के इंक्लूड कर लिया गया। यहाँ पर केवल और केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि ये रेयरली डॉक्यूमेंट करते हैं अपने आर्ट को, लेकिन इसको यूनेस्को के इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में बिना रिटन एप्लीकेशन प्रोसेस के नहीं डाला गया था। और यहाँ पर स्टिच्ड एलिमेंट को अवॉइड नहीं किया जाता। यहाँ पे सरपेंट लाइक मूवमेंट होता है, 2010 में यूनेस्को में ऐड किया गया, और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी गुलाबो सपेरा। इनका नाम ऑलरेडी पूछा हुआ है एग्जाम में, याद रखना है आपको। यहाँ पर अब हम 25th क्वेश्चन करेंगे। इससे रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट बिल्स को जानेंगे,
फिर हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ना है और कौन सा सही है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है, एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल। सभी मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं। दूसरा कह रहे हैं, एवरी फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल। यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी फाइनेंस बिल भी मनी बिल होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका फाइनेंस बिल है। फाइनेंस बिल का एक पार्ट होता है मनी बिल। तो सभी मनी बिल जो हैं ये फाइनेंस बिल तो हैं, लेकिन सभी फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं हो सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सभी मनी बिल फाइनेंस बिल का ही पार्ट होते हैं, लेकिन सभी फाइनेंस बिल मनी बिल के पार्ट नहीं होते। यहाँ से अब हम पढ़ेंगे कि बिल कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से उनको कैटेगराइज किया जाता है और राज्यसभा और लोकसभा में किस तरीके से वो पास किए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले किसने बिल को इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, इसके अकॉर्डिंग बिल दो टाइप के हो सकते हैं। एक यहाँ पे होता है पब्लिक मेंबर बिल और एक हो सकता है प्राइवेट मेंबर बिल। पब्लिक बिल का मतलब होता है कि जब किसी भी बिल या विधेयक को किसी मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया तो वो पब्लिक बिल होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं और कोई भी पब्लिक बिल अगर इंट्रोड्यूस करना है तो 7 डेज का नोटिस पीरियड देना होता है। बिल के पास होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर किसी पब्लिक मेंबर के द्वारा बिल इंट्रोड्यूस किया गया, इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उन्हीं के मिनिस्टर का बिल है। अगर ये बिल पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट गिर सकती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी में होते हैं, तभी उनकी सरकार बनती है। और उन्हीं के मेंबर के द्वारा अगर बिल लाया गया और वो पास नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उनकी मेजॉरिटी किसी काम की नहीं। इस बात पर जो अपोजिशन है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर ला सकते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने बिल लाया है तो पास होने के चांसेस हाई होते हैं। और ये ड्राफ्ट किया जा सकता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? किसी भी मेंबर के द्वारा अगर यहाँ पर बिल लाया गया है जो कि मिनिस्टर नहीं है, तब उनको हम प्राइवेट बिल कहते हैं। यहाँ पर अपोजिशन या इंडिविजुअल कोई बिल ला सकता है। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 मंथ का प्रायर नोटिस होना चाहिए। ये प्राइवेट मेंबर बिल है तो पास होने के चांसेस कम हैं। अगर ये रिजेक्ट भी होता है तो गवर्नमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है। इसको ड्राफ्ट कौन करेगा? तो जो इसको इंट्रोड्यूस करता है उसी के द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है। तो ये यहाँ पर 2 टाइप हो गए, किसने इंट्रोड्यूस किया इसके आधार पर। अब हम बात करेंगे 4 टाइप्स ऑफ बिल की। बिल या विधेयक 4 टाइप्स के होते हैं। पहला यहाँ पे आ जाता है ऑर्डिनरी बिल, जिसको हिंदी में कहा जाता है साधारण विधेयक। इसके लिए आर्टिकल 107 और आर्टिकल 108 दिया गया है। एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल। फाइनेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को छोड़ करके किसी अदर टॉपिक पर कोई बिल है तो उसको हम ऑर्डिनरी यानी कि साधारण बिल कहते हैं। ये साधारण है तो इसको साधारण तरीके से किसी भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर लोकसभा और राज्यसभा। अगर ऑर्डिनरी बिल पास होता है, अगर ऑर्डिनरी बिल पर जो हाउस होते हैं वो डिसएग्री करते हैं तो प्रेसिडेंट इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं अंडर आर्टिकल 108 और ये कह सकते हैं कि अब दोनों जो हाउसेज हैं वो आपस में बैठकर बातचीत करें कि क्यों इस बिल पर डिसएग्रीमेंट हो रहा है। वीटो की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनरी बिल को रिटर्न कर सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं या फिर एसेंट यानी कि मंजूरी दे सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ये भी समझ लीजिए, बिल के बारे में भी हमने कल की क्लास में ही पढ़ा है। कोई भी बिल होता है वो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में पास होगा, इसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट अगर इस पे सहमति दे देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। तो ये जो ऑर्डिनरी बिल है
इसमें प्रेसिडेंट इसको लौटा सकते हैं, विथ होल्ड कर सकते हैं या मंजूरी दे सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है, क्या राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है या नहीं? तो इसका आंसर है, ऑर्डिनरी बिल अगर इंट्रोड्यूस करना है तो राष्ट्रपति से प्रायर रिकमेंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो आप इसका याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी बिल अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से रिलेटेड है तब प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन लगेगा, अदरवाइज नहीं ज़रूरी है। ये जो बिल होते हैं ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं दोनों हाउसेस में। लोकसभा और राज्यसभा का पावर ऑर्डिनरी बिल के केस में सिमिलर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मनी बिल, जो कि आर्टिकल 110 में आता है। यहाँ पे कौन से मैटर होते हैं? प्योरली फाइनेंशियल मैटर, जैसे कि टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर के कोई मैटर हैं, वो मनी बिल की कैटेगरी में आएगा। अब एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, आर्टिकल 110 में 7 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और वहाँ पर ये बताया गया है कि अगर किसी भी बिल में इन 7 सब्जेक्ट के बारे में से कोई चीज़ें मेंशन की गई हैं तो उसको हम मनी बिल कहेंगे। और इस 7 सब्जेक्ट के अलावा कोई भी अगर एक भी सब्जेक्ट कहीं बाहर से लिखा गया है तो वो मनी बिल के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मनी बिल का जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी बता दिया गया है आर्टिकल 110 में। इसके इंट्रोडक्शन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और इसके लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं ये डिसाइड करने का काम लोकसभा के स्पीकर का होता है और उन्हीं का डिसीजन फाइनल होता है। राज्यसभा की पावर जो है वो कुछ भी नहीं होती है मनी बिल के केस में। वो इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते, इस बिल को अमेंड नहीं कर सकते, केवल और केवल यहाँ पर सजेशन दे सकते हैं कुछ चीज़ें करने के लिए। और ये सजेशन लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा के ऊपर है। राज्यसभा केवल इसको 14 दिनों के लिए डिले कर सकता है। इट कैन ओनली डिले इट फॉर 14 डेज, कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड इट। ये जो बिल होता है ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। अगर इस पे कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। मनी बिल के केस में लोकसभा की पावर राज्यसभा से ज़्यादा होती है। एक सवाल यहाँ पर फिर से आएगा कि क्या राष्ट्रपति इसको रिजेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। राष्ट्रपति के प्रायर रिकमेंडेशन पर ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो राष्ट्रपति इसको रिजेक्ट नहीं करते हैं। जनरल केसेस में या फिर एज पर द कन्वेंशन जैसा अभी तक होता चला आया है, मनी बिल को राष्ट्रपति मंजूरी दे देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है फाइनेंशियल बिल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आती है। फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 में दिया गया है और ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप 1 का जो फाइनेंशियल बिल है वो आर्टिकल 117 के क्लॉज 1 में आता है। यहाँ पर मैटर लिखे होते हैं जो कि आर्टिकल 110 में भी दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अलग मैटर भी दिए होते हैं। और मैंने आपको क्या बताया, आर्टिकल 110 में क्लियर बाउंड्री दी गई है कि अगर 7 सब्जेक्ट को छोड़कर कोई भी अदर सब्जेक्ट दिया गया है तो उसको हम फाइनेंशियल बिल में काउंट कर देंगे, मनी बिल में काउंट नहीं करेंगे। तो ये क्लियर डिफरेंस होता है। मनी बिल को लाने के लिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी लाने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मनी से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं और अदर मैटर भी दिए होते हैं। यहाँ पर ये मनी बिल होगा या नहीं इसको डिसाइड करने का काम लोकसभा स्पीकर करते हैं। पहले ये लोकसभा में पास होता है, लेकिन जब इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बाकी सारा प्रोसेस ऑर्डिनरी बिल की तरह होगा और यहीं पर मनी बिल और फाइनेंस बिल में डिफरेंस आ जाता है। दूसरे टाइप का जो फाइनेंशियल बिल है वो है टाइप 2, आर्टिकल 117 के क्लॉज 3 में आता है। यहाँ पर भी कुछ प्रोविज़न दिए होते हैं एक्सपेंडिचर करने के लिए फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लेकिन इसको बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो आप ये समझिए, मान लीजिए किसी भी मिनिस्टर ने कोई बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। उस बिल में ये लिखा गया है कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे
और उस यूनिवर्सिटी में हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपीस देंगे। तो यहाँ पर इस बिल में केवल इतना कहा गया है कि हम 500 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन जब यहाँ पर पैसे निकालने की बात आएगी तब वो मनी बिल में काउंट कर दिया जाएगा। लेकिन केवल किसी ने कोई बात कह दी है या कोई प्रोविज़न बना दिया है तब वो आता है टाइप 2 में, और ये एकदम ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट होगा तो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। लोकसभा और राज्यसभा की पावर यहाँ पर सेम होगी। प्रेसिडेंट बाध्य नहीं होते हैं एसेंट देने के लिए। अब हम यहाँ पर फोर्थ टाइप ऑफ बिल की बात करेंगे। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। इसको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। इसको लाने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन या परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है इसको पास होना चाहिए ईच हाउसेस से विथ अ स्पेशल मेजॉरिटी। अभी तक सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास हो रहा था, लेकिन ये जो बिल है ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना ही चाहिए। ज्वाइंट सिटिंग का यहाँ पर कोई भी प्रोविज़न नहीं होता। राष्ट्रपति इस पर मंजूरी देने के लिए बाध्य हैं, ऐसा बताया गया था 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसका आप समरी देख सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल जो होता है ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं होगी। ज्वाइंट सिटिंग इसके लिए बुलाया जा सकता है। राज्यसभा और लोकसभा की पावर इक्वल होती है। मनी बिल में लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी होगा। ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता। राज्यसभा केवल 14 डेज का डिले कर सकती है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 जो है ये केवल और केवल लोकसभा में ओरिजिन हो सकता है और इसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। राज्यसभा का पावर और लोकसभा का पावर इक्वल होता है जब इसका प्रोसेस आगे बढ़ता है। अगर वहाँ पर मनी से रिलेटेड प्रोविज़न है वो मनी बिल में काउंट हो गया तो प्रोसेस अलग हो जाएगा। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 जो है ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट होता है। राज्यसभा और लोकसभा का पावर इक्वल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में आएगा। प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। दोनों का पावर इक्वल है। स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। तो ये है टाइप्स ऑफ बिल। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम यहाँ पर करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द 20th यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेशन। तो इंडिया में रेड फोर्ट पर इसको होस्ट किया गया है। ये कमेटी फोकस करता है प्रोटेक्टिंग ऑन लिविंग हेरिटेज, यानी किस तरीके से किसी ओरल ट्रेडिशन, परफॉर्मिंग आर्ट या सोशल प्रैक्टिस और रिचुअल को प्रोटेक्ट किया जाए, इस पर बात होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया से कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनको यूनेस्को के इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, तो 15 एलिमेंट हो जाएंगे। गरबा ऑफ गुजरात को रिसेंटली यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर योगा है, कुंभ मेला है, दुर्गा पूजा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन है हु वॉन दी ओपन टाइटल एट दी वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2025। यहाँ पर ओपन टाइटल वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2025 मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नॉर्वे से ये बिलोंग करते हैं। ये जो चैम्पियनशिप है इसको होस्ट किया गया दोहा कतर के द्वारा। इंडिया से अर्जुन इरिगाशी ने ब्रॉन्ज जीता है मेंस कैटेगरी में। वुमेन्स की कैटेगरी में गोल्ड मिला है अलेक्सेंड्रा को, और कुनेरू हम्पी जो कि इंडिया से हैं इनको ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर मिला है। फाइड इंटरनेशनल बॉडी है चेस के लिए जिसका हेडक्वार्टर लॉसन स्विट्जरलैंड में है। थर्ड यहाँ पर करंट अफेयर्स है विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस दी सुजलाम भारत ऐप फॉर रूरल वाटर मैनेजमेंट। गांवों के एरिया में वाटर मैनेजमेंट के लिए सुजलाम भारत ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। इसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं CR पाटिल, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया था। ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक डिजिटल इनिशिएटिव है। इट एम्स टू मॉनिटर एंड मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम इन रूरल इंडिया। तो इस ऐप का एम है
कि ये किस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम को रूरल एरियाज में मॉनिटर कर सके। जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को, जिसमें ये टारगेट रखा गया था कि रूरल एरियाज में सभी को हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे कि वो सेफ वाटर को ड्रिंक कर सकें। फोर्थ यहाँ पे करंट अफेयर्स है, विच इंडियन स्टेट सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट सोलर पंप डिप्लॉयमेंट इन अ मंथ। किस स्टेट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने एक मंथ में सबसे ज़्यादा सोलर पंप को लगाया है। तो राइट आंसर यहाँ पे महाराष्ट्र ने महान काम किया है। 45,000 सोलर एग्रीकल्चरल पंप लगाए गए हैं इन अ सिंगल मंथ। ये जो इनिशिएटिव है ये प्रमोट करता है ग्रीन एनर्जी को, रिड्यूस करता है कि फार्मर ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर डिपेंडेंट ना रहें, तो इसको यहाँ पर कम किया गया है। ये जो है अलाइन करता है पीएम कुसुम स्कीम के साथ में, जो कि ये फोकस करता है कि इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर को सोलराइज कर दिया जाए, यानी सोलर सिस्टम पे ये चीज़ें चले, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर निर्भर ना रहना पड़े। फिफ्थ करंट अफेयर्स यहाँ पे है, हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हेल्ड इन विजयवाड़ा। तो वुमेन सिंगल टाइटल हुआ 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसको विजयवाड़ा में यहाँ पर होस्ट किया गया। इसको जीता है सूर्या करिश्मा तमीरी ने, 87th नंबर का ये एडिशन था। ऋत्विक संजीवी एस ने मेंस का सिंगल टाइटल जीता है। वन लाइनर है, इम्पॉर्टेंट है, कहाँ होस्ट किया गया ये भी इम्पॉर्टेंट है। आज यहाँ पर हम एक और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड रवीना टंडन को मिला है। ये जो पेटा है इसका फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अगर एनिमल्स को बचाने के लिए किसी ने कोई भी चीज़ें की हैं उनको ऑनर किया जाता है। ये एक एनजीओ है जिसके द्वारा ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं वन लाइनर में। ये थी आज की क्लास, जहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं एजुकेटिव बेस्ड, काफ़ी डिटेल में, और 5 करंट अफेयर्स के साथ हमने एक और करंट अफेयर्स रिवाइज किया है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी लोग एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।